लंबे समय के पश्चात फिर से हम दोनों जो फैमिलीज़ हैं, जो हम एक दूसरे पढ़ने वाले अध्यापक और जो छात्र हैं, जो एक परिवार बन जाते हैं, फिर से आपका सभी का स्वागत है बेटा। जैसा कि आप ये छोटा सा क्लिप देख रहे हैं, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक जानवर भी अपना कार्य करने में लगा रहता है और कार्य ही जीवन का आधार है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं भी अपना कार्य कर रही हूँ, आपको पढ़ाने का, और आपका भी कार्य है क्या करने का? आपका कार्य करना है मेहनत करना। यहाँ तक कि आप कार्य करते हैं घर के भी। आपके माता पिता को देखिए, माता पिता भी अनेक कार्यों में लगे हुए हैं। जहाँ माँ आपकी खाना बनाती, हो सकता है किसी की मम्मी जॉब भी करती हो, तो वो भी क्रिया करती है। और पिताजी है, पिताजी तो आपके लिए धन अर्जन करते हैं। वो क्या करते हैं? व्यापार करते हैं या सरकारी कर्मचारी हैं, तो वो भी क्रिया करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि आप इस छोटे से क्लिप में देखा होगा आपने, उसके पश्चात ही हमें समझ आ गया होगा और मेरी बातों से भी आपको समझ आ गया होगा कि आज का हमारा विषय है क्रिया। चलिए करते हैं सबसे पहले क्रिया। क्रिया, अगर आप पहले चित्र को देखते हैं तो आपको स्पष्ट होगा कि लड़कियां क्या कर रही हैं। लड़कियां रस्सा कूद रही हैं, ठीक है ना? अगर देखें तो लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। और दूसरा चित्र देखते हैं तो उसमें देखेंगे, आपको दिखाई देगा कि कुत्ता गेंद उठा लाया है। कुत्ता क्या कार्य करके आया है? गेंद उठा लाया, उठाने का कार्य किया है। इन वाक्यों में अगर देखें तो कूद रही है, उठा लाया है, पदों से किसी ना किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा है। ये पद हैं। पद क्या होते हैं बेटा? जब वाक्य में शब्द, ठीक है, वाक्य रूपी माला में शब्द पिरोए जाते हैं तो वो शब्द बदल जाते हैं पद में। तो क्या कहेंगे हम? जो पद हमें किसी कार्य के करने या होने का बताएं, उन्हें हम कहेंगे क्रियापद। तो ये कूद रही है, उठा लाया है, ये क्या है? क्रियापद। क्लियर? जिन शब्दों से अगर हमारे पास पेपर में आ जाता है, परीक्षा में आ जाता है कि क्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देनी है, तो आप देंगे जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो विशेष क्या बात है क्रिया में? क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। अगर क्रिया ना हो तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, आरुषि कहानी। तो आप कहेंगे मैम कहानी क्या आरुषि? यहाँ क्रिया नहीं है। अगर मैं साथ में क्रिया जोड़ देती हूँ तो बनेगा आरुषि कहानी पढ़ रही है। तो ये क्या है? क्रिया के साथ है, ठीक है? ये क्या है? क्रिया के साथ है। तो यहाँ पर आपका दिखाई दिया होगा आपको, ये क्रिया है, पढ़ रही है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये पढ़ रही है, क्रिया दिखाई दे रही है आपको, ठीक है? आगे आगे बढ़ते हैं हम। कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? स्वयं घटित होती हैं। तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जो कुछ क्रियाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं? स्वयं घटित होती है, यानी कि अपने आप घट जाती है, हो जाती हैं। तो कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने एक प्रकृति से संबंधी एक उदाहरण लिया है, मैदान में घास लंबी हो गई है। अगर हम देखते हैं जो हमने यहाँ पर क्रिया ली है, कौन सी है? हो गई है, ठीक है? यहाँ क्रिया जो घास है वो अपने आप लंबी हो गई है। कैसी हो गई है? अपने आप लंबी हो गई है। यानी कि जो क्रिया है वो स्वयं घटित हुई है, हमने नहीं की काम। जो नेचुरल चीजें होती है, जो प्राकृतिक चीजें हैं, वो स्वयं घटित हो जाती हैं, ठीक है? जैसे वर्षा से पानी आ गया, वो हमने क्रिया नहीं की। हम सभी जानवर कह सकते हैं कि सभी जानवर, सभी प्रकृति की वस्तुएं क्रियाएं करती हैं। कुछ क्रियाएं स्वयं हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं। तो मैदान में घास लंबी हो गई है, ये स्वयं घटित क्रिया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माली घास काट रहा है। तो यहाँ पर माली घास को काटने का काम कर रहा है, यानी कि माली द्वारा की गई क्रिया है।
पहली कैसे क्रिया हो गई थी? अपने आप हो गई थी। और दूसरी क्रिया हमारे द्वारा की गई है, यानी किसके द्वारा? माली के द्वारा। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ से एक से अधिक शब्दों की। जैसे प्रियंका ने नाटक लिखा। जहां पर अगर हम देखते हैं लिखा देखते हैं तो ये हमारे को दिखाई देगा। यहाँ देखिए लिखा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए लिखा। और अगर हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, प्रियंका नाटक लिख रही है। पहले में लिखा एक क्रिया है। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, अगली पंक्ति में देखते हैं तो नाटक कौन? प्रियंका नाटक लिख रही है। लिख रही है, क्रियाएं कितनी हैं? यानी कि क्रिया एक है लेकिन अनेक शब्दों के योग से बनी है। क्लियर? तो विशेष में क्या आना था? ध्यान रखिए, क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता, यानी क्रिया होनी जरूरी होती है। क्लियर? जब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं घटित हो जाती है और कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं। ये भी समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं, जैसे लिखा, पढ़ा, खाया। लेकिन कुछ क्रियाएं एक से एकाधिक शब्दों के योग से बनती हैं, जैसे वह लिख रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है। आगे हम विशेष में देखेंगे, क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। क्रिया का जो रूप होता है बेटा, वो लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर बदल जाता है। परिवर्तित मतलब बदलना, चेंज होना। जैसे लिंग के कारण परिवर्तन देखते हैं हम। प्रकाश खेल रहा है। कौन खेल रहा है? प्रकाश खेल रहा है। लिंग क्या है? यहाँ पर देखें तो प्रकाश कौन है बेटा? पुल्लिंग। और हमारी जो क्रिया आई है वो क्या है? वो भी क्या है? क्रिया। देखें, रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश पुल्लिंग है तो हमारी क्रिया भी क्या आई है? पुल्लिंग आई है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, तन्वी खेल रही है। मैंने यहाँ दोनों पे सर्कल किया तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि तन्वी क्या है? स्त्रीलिंग, तो उसके साथ क्रिया भी क्या हुई है? हमारी लिंग के कारण चेंज हो गई, क्रिया भी क्या बन गई? स्त्रीलिंग रही है। नेक्स्ट बच्चा खेल रहा था। अब यहाँ हम वचन के कारण परिवर्तन देख रहे हैं। किसके कारण? वचन के कारण परिवर्तन देख रहे हैं। बच्चा खेल रहा था और यहाँ पर मैंने यहाँ बताया है बच्चा पुल्लिंग है। बच्चा क्या है? पुल्लिंग। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी क्रिया भी रहा है। और अगर मैं बच्चे खेल रहे थे, बच्चे बहुत सारे हैं तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया आई है वो भी पुल्लिंग आई। क्या गई है? एक वचन से बहुवचन में बदल गई है। बच्चा क्या है? एक वचन, तो हमारी यहाँ पर क्रिया आई है एक वचन रहा। यहाँ बच्चे बन गए बहुवचन, तो यहाँ पर हमारी क्रिया भी क्या हो जाएगी? बहुवचन में। नेक्स्ट, काल के कारण परिवर्तन। बाग में झूला लगा है। ठीक है, बाग में झूला लगा है। अगर हमारा आता है बाग में झूला लगेगा तो परिवर्तन भी हो जाती है, क्रिया बदल जाती है हमारी यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ हम लगाते आज बाग में झूला लगा है तो आज के लिए आज होगा। ठीक है, कल बाग में झूला लगेगा आने वाले समय के लिए, तो क्रिया क्या हो गई? बदल गई काल के कारण। नेक्स्ट मेन बात क्या है? यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया तो क्रिया हमेशा किसके हिसाब से होगी? कर्ता के अनुसार होगी। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, विभक्ति चिन्ह मतलब कारक चिन्ह नहीं लगा, तो क्रिया जो हमारी होगी वो कर्ता के अनुसार होती है। जैसे राधा सब्जी काटती है, तो राधा क्या है? हमारा यहाँ पर राधा ने सब्जी काटी नहीं दिया हुआ, हमारा यहाँ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। तो अब हम देखें कि राधा क्या है? स्त्रीलिंग है और हमारी क्या है? राधा एक है। क्लियर? राधा क्या है? स्त्रीलिंग और एक। राधा क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन।
तो इसलिए हमारी ये भी क्या आएगी, हमारी जो क्रिया होगी वो भी स्त्रीलिंग होगी और एक वचन होगी, काटती है। नेक्स्ट इस एग्जाम्पल देखेंगे, बच्चे। बच्चे क्या हैं, बहुत सारे हैं, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, और बच्चियां नहीं लगाया मैंने, यहाँ बच्चे लगाया है तो पुल्लिंग है ये, पुल्लिंग और बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग और बहुवचन होगी, जैसे रहे हैं। क्लियर। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। समझिए जरा ध्यान से, पहले मैंने बताया कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होगा तो हमारी क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होती है। मेन बात देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, रंजना ने कविताएं सुनाई। रंजना ने कविताएं सुनाई। अब यहाँ पर रंजना के साथ कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो कविताएं हैं क्या होगा, ये कर्म है, तो हमारी क्या हो जाएगा, तो जो क्रिया होगी वो भी, कविताएं बहुत सारी है तो सुनाई भी क्या हो जाएगा, बहुत सारी हो जाएगा। राधिका ने सेब खाया। राधिका ने, यहाँ पर भी आपका कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो सेब क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार हमारी क्रिया होगी। तो हमारी सेब क्या है, पुल्लिंग और एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी पुल्लिंग और एक वचन रहेगी। क्लियर। हमने राधिका के हिसाब से नहीं लिया, हमने यहाँ पर राधिका क्या है, राधिका के साथ क्या लगा हुआ है, कारक चिन्ह, तो हमारा जो क्रिया होगी वो कर्म के अनुसार होगी। समझ आ रहा होगा आपको। चलिए चलते हैं आगे। आगे हमारा होता है धातु। आप कहेंगे धातु क्या होती है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि धातु क्या होती है। आप सोचेंगे धातु तो मटेरियल है, नहीं, हिंदी में धातु क्या है वो जानते हैं। बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है। अगर हम लाल वाले को ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह माँ की बात सुन रहा है। माँ की बात सुन रहा है। इन वाक्यों में ऊपर क्रियापदों में पढ़ तथा सुन अंश का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पढ़ तथा सुन का, यही अंश क्रिया का मूल रूप अर्थात धातु कहलाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को, जैसे पढ़, लिख, खा, ठीक है, चल, जो क्रिया का मूल रूप होता है, इनमें हम प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाते हैं, क्रियाएं बनाते हैं। जैसे पढ़ना, ना प्रत्यय लगाया, खाना, ना प्रत्यय लगाया, तो ना प्रत्यय लगाकर हम जब क्रियाएं बनाते हैं तो वो क्रिया बनती है। वैसे क्रिया का मूल रूप, जो मूल रूप होता है, जैसे पढ़, सुन, खा, पी, जा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये धातु होते हैं और इनमें प्रत्यय के योग से ही क्रियाएं बनाई जाती हैं, ना प्रत्यय लगाकर। क्लियर। चलिए चलते हैं क्रिया के भेद की ओर। क्रिया के दो भेद तरह से हम भेद करते हैं। एक है कर्म की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। चलिए करते हैं क्रिया के भेद। देखिए, मैं भी क्रिया कर रही हूँ, काम कर रही हूँ पढ़ाने का, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मेहनत है उसका परिणाम अच्छा रहे। ठीक है, और आप क्रिया कर रहे हैं क्या करने की, मेहनत करने की, और आप भी चाहते हैं कि हम जो मेहनत करें उसका परिणाम अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा आए, हमारा क्लास में अच्छी पोजीशन आए। तो ऐसे ही मेरी भी क्रिया यही है कि मेरा जो मेहनत है वो सफल हो, आप अच्छे नंबर लें, और जो मेरा पढ़ाने का ढंग है वो आप सबको पसंद आए। चलिए देखते हैं क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। क्रिया के दो तरह से भेद किए जाते हैं, कर्म की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। और रचना की दृष्टि से प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक। क्लियर। प्रेरणार्थक, संयुक्त, नाम धातु, पूर्वकालिक। चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया। अकर्मक मतलब अ मने बिना, कर्मक मने कर्म की, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और ना ही कर्म की अपेक्षा होती है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अ मने बिना, कर्मक मने कर्म के,
वे क्रियाएं जो कर्म के बिना होती है, जिनमें कर्म की अपेक्षा यानी जरूरत नहीं होती, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के प्रभाव से सीधा कर्ता पर पड़ता है। इनका प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इस प्रकार जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, जिसमें कर्म की जरूरत नहीं होती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या होगी? परिभाषा आ जाए तो आप ये देंगे, जिसमें अ मने रहित, कर्म मने कर्म। जो क्रियाएं कर्म से रहित होंगी वो अकर्मक क्रिया होंगी। जैसे हंसना, आप जहाँ पर भी देखेंगे हंसना, रोना, आना, जाना, उड़ना, उठना, बैठना, चलना, भागना, तैरना, डूबना, ठीक है, डरना, सोना, ये जहां पर भी आ जाए आप वाक्य से बना सकते हैं। वह आया कैसे? रोता हुआ। वह आया रोता हुआ। क्लियर? वह आया रोता हुआ। क्यों? भागते हुए क्या हो गया? भागते, उठते, बैठते गिर गया। ठीक है, वह आया रोते हुए। क्यों? भाग उठते, चलते और भागते हुए वह गिर गया। जाते हुए हंसता हुआ गया। इसीलिए कभी तैरते, डूबते, डरते डरना नहीं चाहिए। किस समय? डरते, तैरते, ठीक है, डूबते, तैरते और सोते समय डरना नहीं चाहिए। वाक्य बना सकते हैं। वह आया रोते हुए। कारण क्या था? कारण क्या था? वह उठते, बैठते, चलते, जाते गिर रहा था। ठीक है, मैंने कहा तैरते, डूबते और भागते समय क्या नहीं करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, हंसना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। बच्चा घर आ गए। बच्चे घर आ गए। यहाँ पर बच्चे क्या है? कर्ता। ठीक है, आ गए क्रिया। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश सोता है। रमेश सोता है। सोना क्या है? मैंने बताया था आपको। सोना, जागना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना, गिरना, तैरना, डूबना, सोना, ठीक है, और जागना, ये उड़ना, ये सारी क्रियाएं किस में आती हैं? आपकी अकर्मक में। तो रमेश सोता है, इस एग्जाम्पल को याद लेते हैं हम और समझने का प्रयास करते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का स्वरता अभाव है। ठीक है, काम क्या कर रहा है? काम उसने यहाँ पर पता नहीं चल रहा, वो आ गया है या वह सो गया है। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। यहाँ कर्म का स्वरता अभाव है और ये वाक्य अपने आप में पूरे हैं। जैसे रमेश सो रहा है, इट्स ओके, सो रहा है तो ठीक है। अब आपने क्या करना है? आपको कैसे पता चलेगा कि मैम आपने तो कहा था हंसना, रोना, बैठना, सोना, आना, जाना, उठना, बैठना हमें याद रहेंगे। तो आप ये देखिएगा कैसे पता चलेगा अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए। आप अगर क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न करें, यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो इसका मतलब क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया है। जैसे नाचना भी ऐड कर सकते हैं, आपने भूल गई मैं इसमें बताना आपको। जैसे नर्तकी नाच रही है, अगर मैं इसका उत्तर मांगती हूँ, आप यहाँ पर बीच में लगाइए नर्तकी क्या नाच रही है। आपको उत्तर मिल रहा है कोई भी? नर्तकी नाच रही है। जैसे नमेश यानी कि नमेश नाच रहा है और हम लगाएं नमेश क्या रहा है? नमेश क्या नाच रहा है? हमें नहीं पता क्या नाच रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। नर्तकी क्या नाच रही है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं आएगा। तो कोई उत्तर नहीं मिलता तो वहां पर अकर्मक क्या लगाना है? क्या, किसे और किसको लगाकर यदि प्रश्न किया जाए, ठीक है, क्या, किसको और
किसके, किसको और किसे लगाकर यदि प्रश्न किया जाए और उत्तर नहीं मिले, कोई जवाब नहीं मिले, तो वो अकर्मक क्रिया होगी। और याद क्या रखना है आपने, हंसना, रोना, आना, जाना, ठीक है, उठना, बैठना, खेलना, दौड़ना, खेलना नहीं सॉरी, हंसना, रोना, आना, जाना, उठना, बैठना और उड़ना, ठीक, चलना, भागना, तैरना, डूबना, तैरना, डूबना, डरना, सोना, ये सारे जब भी आ जाएंगे वो अकर्मक होंगे। ये अपने आप होते हैं, ठीक है, कोई करता नहीं है, अपने आप हो जाते हैं। तो ये क्रियाएं आक्रामक होंगी। लेकिन पहचान के लिए आप क्या, किसे, किसको लगाएंगे। तो आपको अगर उत्तर नहीं मिलता, तो जैसे नर्तकी नाच रही है, नर्तकी क्या नाच रही है, कोई उत्तर नहीं। रमेश क्या सोता है, रमेश किसको सोता है, रमेश किसे सोता है, कोई उत्तर नहीं। समझ ही नहीं आ रहा उत्तर क्या होगा इसका। तो वहां पर कौन सा होगा आपका, आपका होगा अकर्मक क्रिया। कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। क्लियर। आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया। स मीन्स होता है सात, कर्मक मने कर्म के। सकर्मक क्रिया में स का अर्थ है सात, कर्मक मने कर्म के। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा कर्म की अपेक्षा रहती है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इस प्रकार जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होती है अथवा कर्म पाया जाता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, बनाना, काटना, बोना, लिखना, धोना, सुखाना, भरना। आप कोई भी लगा के देखिए, वह क्या करता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह किताब पढ़ता है, वह पागल बनाता है, ठीक है, माँ सब्जी काटती है और माली पौधे बो रहा है। लिखना, वह पत्र लिख रहा है। धोबी कपड़े धोता है, माँ कपड़े सुखाती है, माँ पानी भरती है। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे, ठीक है, कारीगर कालीन बुन रहा है। अगर हम इसको क्लियर करने का प्रयास करें तो देखेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, मैंने यहाँ बोला है कारीगर कालीन बुन रहा है। कारीगर क्या है, कर्ता। कालीन क्या है, कर्म। बुनना, बुन रहा है, क्रिया। क्रिया क्या कर रहा है, बनाने की। और किस चीज को, कालीन को। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया दी गई है। नीता बाल सुखा रही है। यहाँ आपने देखा नीता बाल सुखा रही है। यहाँ पर नीता करता है, बाल कर्म है और क्रिया है सुखा रही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ लगाती हूँ, आप नीता क्या सुखा रही है, तो आपको लगेगा कि सुखा रही होगी या तो कपड़े सुखा रही होगी या बाल सुखा रही होगी, कुछ ना कुछ तो सुखा ही रही होगी ना। तो उत्तर मिलेगा आपको जरूर। तो इन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, तो वे क्रियाएं सकर्मक होती हैं। नीता क्या सुखा रही, क्या क्रिया कर रही है, बालों को सुखाने की। और कारीगर क्या बुनने का प्रयास कर रहा है, कालीन को। ठीक है, कालीन मेन है। अगर आपको उत्तर मिलेगा वो होगा हमेशा, उत्तर मिले तो वो निर्जीव वस्तु होगी या पदार्थ होगा। निर्जीव वस्तु या कोई भी पदार्थ होगा तो वह क्रिया का कर्म होगा, अर्थात क्रिया सकर्मक होगी। क्या पहचान करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप क्या, किसे और किसको, क्या, किसे, किसको लगाएंगे, उत्तर मिल जाए तो आपका होगा सकर्मक क्रिया। उत्तर ना मिले तो आपका कौन सा होगा, अकर्मक क्रिया। उत्तर मिलेगा इसमें आपको और निर्जीव वस्तु या पदार्थ का बोध होगा तो वो होगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि कालीन भी निर्जीव है और बाल भी निर्जीव है। ठीक है, आप कहेंगे मैम बाल तो बढ़ते हैं, लेकिन बेटा बाल खाना तो नहीं खाते ना। बाल आपके गिरते जरूर है, झड़ते जरूर है, उड़कर चले जाते, लेकिन पानी तो नहीं पीते ना आप। ठीक है, पानी का कोई बाल पानी पीते हैं बेटा, धोते जरूर हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाते, निर्जीव में आते हैं। तो जो भी निर्जीव वस्तु का वो यानी कि आपको उत्तर मिलेगा क्या, किसे तथा किसको से, तो वो निर्जीव वस्तु होगी, तो वो क्रिया का कर्म होगा। जैसे किसान बीज बो रहा है, किसान क्या बो रहा है, आप कहेंगे किसान या तो सब्जी बो रहा होगा या फल बो रहा होगा या बीज बो रहा होगा सब्जियों के, फलों के। तो यहाँ पर उत्तर मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सकर्मक क्रिया। नेहा कपड़े सिलती है। मैं अगर आपसे प्रश्न करती हूँ, आप कहेंगे मैम नेहा क्या सिलती है, तो मैं कहूँगी नेहा कपड़े सिलती है। तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक।
एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में एक ही कर्म पाया जाता है वो एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ? किताब। मैं हूँ कर्ता, किताब है कर्म और पढ़ता हूँ क्रिया। तो मैं क्या पढ़ता हूँ? उत्तर मिल रहा है, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो ये सकर्मक क्रिया है और एक ही कर्म है। किसको पढ़ रहा है? किताब को। जैसे नवीन नारियल खरीद रहा है। नवीन क्या खरीद रहा है? आपको उत्तर मिलेगा नारियल। नवीन क्या है? कर्ता, नारियल कर्म और खरीदना क्रिया, यानी कर्म प्रधान है मेन। नवीन क्या खरीद रहा है? मेन चीज आ गई आपको, या तो किताब खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, तो नवीन वो चीज खरीद रहा है, तो वो मेन है, वो हमारा कर्म है जो काम किया जा रहा है। खरीदना किस चीज का किया जा रहा है? नारियल का। पढ़ना किस चीज का किया जा रहा है? किताब का। क्लियर? तो सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। जैसे माँ ने बेटे को कहानी सुनाई, तो माँ है कर्ता, बेटे को कर्म, कहानी कर्म। दो क्रियाएं, दो कर्म, सॉरी, दो कर्म होंगे आपके, जहां पर दो कर्म पाए जाएंगे वो द्विकर्मक क्रियाएं होंगी। ठीक है। आप कहेंगे मैम पता कैसे चलेगा, और ये दो क्रियाएं इनमें से मुख्य कौन सी है, गौण कौन सी है, वो भी बताऊंगी आपको मैं। माँ ने बेटे को कहानी सुनाई, यहाँ बेटा भी कर्म है और कहानी भी कर्म है, और सुनाना क्रिया है, और कर्ता कौन कर रहा है? माँ कर रही है काम। ठीक है, बेटे को कहानी सुनाने का। यहाँ बेटे को और कहानी दो कर्म है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माँ रोज गाय को रोटी खिलाती है। माँ कर्ता, विशेषण क्या है? रोज, हर रोज काम करती है। गाय भी कर्म है, रोटी भी कर्म है। तो आपकी मुख्य क्रिया कौन सी होगी और गुण कौन सी होगी, ये देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। और द्विकर्मक में जो होती है, मैंने कहा आपको दो होती है। ठीक है, कौन सी और कौन सी? मुख्य और गौण। जो आपकी मुख्य कर्म होगा वो हमेशा क्रिया से पहले होगा, जैसे रोटी। और जो गुण होगा वो कहाँ पर होगा? वो आपके आगे दिया होगा, किसके? कर्ता के बाद। क्रिया से पहले जब भी दिया जाएगा वो आपका एक कौन सा होगा? मुख्य कर्म होगा। मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के साथ होता है। मुख्य कर्म होगा ये जो रोटी है आपका, ये रोटी, ये मुख्य कर्म है, और गाय जो है वो गौण कर्म है। अब इसको और अधिक अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट बढ़कर क्या है। ध्यान रखने योग्य बातों में हमें जो मैंने आपको मेन बताना है, मुख्य गौण कर्म, ये कौन सा गुण क्या होता है और मुख्य क्या है, ये प्राणी और अप्राणीवाचक होते हैं, वो भी देखते हैं हम इनमें। ध्यान रखें, कई बार सकर्मक क्रियाओं में कर्म का प्रयोग नहीं होता फिर भी क्रियाएं आक्रमक नहीं मानी जाती। जैसे सजल पड़ रहा है, यहाँ कर्म का अभाव है क्योंकि यहाँ पर कर्ता और क्रिया दी गई है लेकिन कर्म नहीं है। जैसे बच्चे दौड़े, लेकिन बच्चे दौड़े तो सही, लेकिन कर्ता और क्रिया है, लेकिन दौड़ना हमें हमें पता है कि हाँ क्या है, बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, दौड़ना कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर भी सजल पड़ रहा है तो हमें कर्म नहीं दिया गया, फिर भी ये क्रियाएं आक्रमक नहीं होंगी। चाहे कर्म ना दिया जाए तो ये सकर्मक मानी जाएंगी। क्लियर? यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा है, जैसे पुस्तक, कहानी, पत्र आदि। क्योंकि सजल पढ़ रहा है, यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा तो है। जैसे हमें कि वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, कहानी, पत्र, लेकिन आक्रमण क्रियाओं के साथ उस क्रिया से बनी क्या होगा, लेकिन हमें जरूरत है। सजल पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही मानेंगे, आकर्मक नहीं माना जाएगा। जैसे बच्चे दौड़े, ठीक है, ये यहाँ पर दौड़ना अपने आप हो रहा है सड़क पे, ये कुछ नहीं पता हमें, बस दौड़ना किसके अंतर्गत आएगा आपका? हमने बताया था कई बार दिया जाता है कि ये सकर्मक के अंतर्गत आना चाहिए, तो ये सकर्मक होगा। यहाँ कर्म का अभाव होने पर भी उत्तर की अपेक्षा हमने कर लिया था आपको। आगे देखते हैं, आक्रमक क्रियाओं के साथ उसी क्रिया से बनी भाववाचक यदि क्रिया जोड़ दी जाए तो अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। आक्रमक क्रियाओं के साथ यदि क्रिया से बनी भाववाचक क्रिया, जैसे किस्मत कई खेल खेलती है, खेलना भी क्रिया है और इसका हमने भाव लगा दिया खेल, और यहाँ पर खेल कर्म का रूप ले गया है। किस्मत क्या खेलती है? किस्मत
खेल खेलती है। क्लियर? हमने यहाँ पर लिया था द्विकर्मक क्रियाओं में, दो में से एक प्राणीवाचक कर्म होगा और दूसरा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जो कर्म होगा वो गौण कर्म होगा। जो हमने यहाँ बताया था गाय को, जो गाय है वो गौण कर्म है। ठीक है, हमने जो गाय बताया था आपको ये गौण कर्म है। क्या आएगा? गौण में। और हमारा मुख्य कर्म क्या था? रोटी। ठीक है, रोटी क्या है? मुख्य कर्म। तो हमने बताया कि दो हैं, एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। अप्राणीवाचक हमेशा क्रिया से पहले लगेगा और वही हमारा मुख्य कर्म होगा। अप्राणीवाचक कर्म मुख्य कर्म कहलाता है और जो प्राणीवाचक होता है वो गौण कर्म कहलाता है। मुख्य कर्म क्रिया के समीप रहता है और कारक चिन्ह से रहित होता है। मुख्य कर्म हमेशा कहाँ पर होगा? क्रिया के साथ होगा और कारक चिन्ह से रहित होगा। जैसे रोटी है, रोटी के साथ कोई कर्म ही नहीं लगा, जो हमारा कारक चिन्ह है वो लगा ही नहीं हुआ। ठीक है ना, रोटी तो खुद ही कर्म है और गाय भी कर्म है, लेकिन रोटी के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ। जबकि गौण कर्म जो क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, क्रिया से दूर है, आप देखेंगे क्रिया के पास तो हमारा कौन सा है? अप्राणीवाचक है और इसके साथ कारक चिन्ह भी नहीं है, ये हमारा मुख्य कर्म है। और गाय को हमारा क्या है? हमारा गौण कर्म है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, पिताजी ने राकेश को नए जूते दिलवाए। तो हमारा मुख्य कर्म कौन सा होगा? क्रिया कौन सी है? दिलवाना। और जो दिलवाने से पहले जो दिया जाएगा वो भी कर्म होगा। और वो हमारा क्या है? जूते क्या है? अप्राणी है। जूते चल फिर नहीं सकते, हम जूतों को पहन कर चलाते हैं, खुद नहीं चलते, वो हम पहन कर चलाते हैं। तो ये अप्राणी है और ये मुख्य कर्म है। और राकेश हमारा प्राणीवाचक है, ये गौण कर्म है। ये आपको समझ आ गए होंगे कि दो कर्म में, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक गौण कर्म एक मुख्य कर्म। जो मुख्य कर्म होगा वो हमेशा क्रिया के पास होगा और जो गौण कर्म होगा वो दूर होगा। मुख्य कर्म हमेशा अप्राणीवाचक होगा और जो गौण कर्म होगा वो प्राणीवाचक होगा। यहाँ आपको समझ आ ही गया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है कि सकर्मक क्रियाएं दो होती हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। और अकर्मक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था दौड़ना। ठीक है, दौड़ना, गिरना, सोना, जागना, ये अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत मैंने कुछ शब्द आपको दिए हैं, वो याद रखिएगा तो आपको समझ आ ही जाएंगे। और इनको कैसे पहचान की जाती है, क्या किसे किसको लगाकर यदि उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रियाएं, और यदि ये लगाकर उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ठीक है बेटा।